ये बताओ कहाँ तक आप लोग पढ़े थे? दर्पण सूत्र हो गया था। अच्छा, कितना आया था? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस। हाँ, ध्यान रखिएगा बेटा, मैंने कहा था कि गोलीय दर्पण के लिए ये दर्पण समीकरण जो है यू वी एफ में संबंध जो है सत्य है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, और चाहे आभासी प्रतिबिंब बन रहा हो चाहे वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा हो। बात समझ में आ रही है? तो कॉनकेव के लिए यानी अवतल दर्पण के लिए तो बता दिए थे आपको डेरिवेशन। उत्तल दर्पण का मैं फिगर वगैरह बना दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, ठीक है? उसको आप लोग चाहो तो कर सकते हो अपने नोट्स में। देखो कैसे, बहुत ही आसान है, लिख लेना फॉर कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर ले लेना, और उसके परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या होगा बेटा? दर्पण का ध्रुव P, और ये जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसका केंद्र क्या होगा बेटा? वक्रता केंद्र C। और आप प्रूफ कर चुके हो C और P का मिड पॉइंट क्या होगा बेटा? F, फोकस। अच्छा, P और C को मिलाने वाली रेखा क्या होगी बेटा? ये सब आप पहले से जानते हो ना? ये C है और ये F है और ये P, ठीक है? हम लोग करते क्या थे, कोई एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, यहाँ पर P और इन्फिनिट के बीच में रख दी, ठीक, O डैश, इसका इमेज बनाना है। ओम प्रकाश बताओ क्या करें, इसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन कैसे पता करेंगे कहाँ बनेगा? रे डायग्राम का हम लोग रूल लगाएंगे जो है ना। क्या था बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, बोलो। हाँ, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तो मुख्य फोकस से आती हुई ऐसे आपको प्रतीत। याद ये रखना है कि प्रकाश की किरण जब ऐसे जाएगी, यहाँ टकराएगी तो उधर नहीं जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसको डॉटेड बना दो, यहाँ से ऐसे मुड़ के वापस चली जाएगी। यानी आप कह सकते हो इस तरीके से, इस बिंदु से प्रकाश की किरण चलेगी, यहाँ टकराएगी, टकराने के पश्चात इधर से जो प्रेक्षक होगा उसको लगेगा कि मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण आ रही है। पहला नियम हो गया। दूसरा बेटा कोई एक और लगा दो, है ना? तीनों नियम में से कोई दो नियम लगाना है, तो आप लगा दो वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आए। आज आपको बहुत कम समझ में आएगा, है ना? आ रहा है? अगर 10th में पढ़े हो तो आएगा। चलो, ये हम सपोज करेंगे ये प्रकाश की किरण है जो यहाँ इस पॉइंट से चली है और यहाँ पर टकराएगी, दर्पण के उस पार नहीं जाएगी बेटा, है ना? इसको आप डॉटेड कर दीजिएगा। ये पाथ है आपका कि C की ओर जा रही है। चलो, तो दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण यहाँ पे परावर्तन हो जाएगा उसका, परावर्तन के पश्चात वो वापस उसी मार्ग पर लौट। अच्छा, तो जो ये लौट रही है और ये लौट रही है, इन दोनों किरणों को आप पीछे की ओर बढ़ाओगे तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत, वास्तव में तो मिल नहीं रही है, मिलती हुई, तो इसलिए वहां पर कौन सा इमेज बनेगा? आभासी। कौन सा बनेगा बेटा? आभासी बनेगा, तो सीधा बनेगा, और उस बिंदु का हेड का प्रतिबिंब बनेगा ना यहाँ पर, तो इसलिए हम लोग सममिति के कारण मान लेंगे पूरा प्रतिबिंब कुछ ऐसे बनेगा। ये, और इसको नाम दे देंगे हम लोग आई। ध्यान देना बेटा, इस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ बना
ऐसे इस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, बात समझ में आ रहा है? ऐसे एक एक बिंदु का प्रतिबिंब बनता जाएगा, किरण खींचते जाओगे तो हम मान लेंगे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इमेज ऐसे बन जाए। ये आपका रे डायग्राम हो गया। आप सपोज करिएगा कि ये बिंदु क्या है बेटा, ए है। बिंदु क्या है ये, कहाँ लिख दें, चलो यहाँ से एक काम करिएगा, परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिएगा जैसे हम लोग वहाँ पे करते थे। ये ऐसे इस पर एक लंब डाल देंगे। और इसलिए इस बिंदु का नाम हम लोग क्या दे देंगे, यन। क्या दे देंगे बेटा, यन। और ये क्या है, पी। बात समझ में आ रही है? अब इसमें दो ट्रायंगल आप देखिएगा बेटा। सबसे पहले आप बोल दोगे कि इन डायग्राम, आरेख में आप देखिएगा ट्रायंगल COO डैश एंड ट्रायंगल CII डैश आर सिमिलर। दोनों के दोनों क्या है, समरूप हैं। मैं आपको समझाता हूँ बेटा समरूप कैसे हैं। तो आप बोलोगे ए समरूपता की जो कसौटी होती है, एंगल एंगल एंगल। बात समझ में आ रही है? तीनों कोण क्या है, बराबर हैं। इसको समकोणिक भी बोला जाता है, यानी कि सभी कोण क्या हो जाएं, बराबर। और अगर सभी कोण बराबर हैं तो समरूप होगा। क्लियर? और समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलो देखते हैं पहले ये समरूप कैसे है। तो ध्यान देना बेटा, कौन सा त्रिभुज लिया हूँ, COO डैश, COO डैश। एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया और एक CII डैश, CII डैश, ये छोटा वाला त्रिभुज है। तो इसमें एक कोण क्या है बेटा, 90 डिग्री। इसमें भी एक कोण क्या है, एक कोण बराबर हो गया। और ये कोण तो दोनों में कॉमन है, ये भी बराबर हो गया। अच्छा, किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाएं तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा, है ना। और वैसे भी संगत कोण, ये देखो ऐसे समझ सकते हो, ये और ये क्या है बेटा, ओ डैश है और ये आई डैश। तो ये ऊर्ध्वाधर लाइन तो है और ये तिरछी रेखा है। तो ये तिरछी रेखा ऊर्ध्वाधर लाइन के साथ जितना कोण बनाती है उतना ही कोण यहाँ भी बनाएगी, उतना ही कोण यहाँ भी बनाएगी, उतना ही कोण यहाँ भी बनाएगी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, संगत कोण। तो ध्यान देना, ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर। तो तीन के तीनों कोण तो बराबर हो गए। और अगर तीनों कोण बराबर हैं तो ये क्या हुआ, समकोणिक हुआ। समकोणिक हुआ तो सिमिलर होगा, नहीं होगा, समरूप होगा। और अगर समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजाओं को कैसे पहचानोगे, कोण के सामने की भुजा देखना। जैसे मैं बड़े वाले त्रिभुज में बेटा एक भुजा ले रहा हूँ OO डैश, है ना। इसके संगत भुजा आप छोटे वाले त्रिभुज में बताओ, CII डैश, CII डैश में आई डैश। कैसे, क्योंकि इस बड़े वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने की भुजा ये थी, तो छोटे वाले त्रिभुज में भी इस कोण के सामने की भुजा कौन है, ये आई डैश। ठीक है, तो इसका अनुपात कर दो OO डैश बटे आई। ये हम लोग कल कर चुके हैं ना। ओके, बराबर किसके होगा, अब उसी त्रिभुज में एक किन्हीं दो संगत भुजाओं का अनुपात कर लो। ध्यान ये रखना है, यहाँ पे LHS में अंश में आप बड़े वाले त्रिभुज की भुजा लिए हो, तो RHS में भी आप बड़े वाले त्रिभुज की ही भुजा लोगे। तो यहाँ पर हम लोग ले ले रहे हैं CI। क्या ले ले रहे हैं बेटा, CI, अरे नहीं CO। क्या ले रहे हैं, CO। ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजा हो गई। अब इसके संगत भुजा छोटे वाले त्रिभुज में आप बताओ, CI। कैसे पता चला, ये वाला कोण संगत वाला कोण है ना, तो इसके सामने की भुजा क्या है, CI। क्लियर? तो यहाँ पर ले लेंगे CI और इसको हम लोग क्या किए थे, इक्वेशन फर्स्ट बना लिए थे। क्लियर? अब उसके बाद इसी में दो ट्रायंगल और देखो बेटा, एक ट्रायंगल है ट्रायंगल FNA, बात समझ में आ रही है, एंड ट्रायंगल FII डैश। मैंने उसी तरीके से इस डायग्राम को भी बनाया है, वही बिंदु का संकेत भी लिया है कि आपको दिक्कत ना हो डेरिवेशन करने में। बात समझ में आ रही है, सेम डेरिवेशन, यही सब कुछ वहां भी लिखा रहा होगा अवतल दर्पण में। क्लियर? तो ये दोनों क्या है बेटा, सिमिलर है।
ये भी क्या है, समरूप है। तो इनके भी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा और कैसे समरूप है आप देखिए। कौन सा बेटा, एफ एन ए, तो एफ एन ए यही तो है। इस त्रिभुज में एक कोण क्या है 90 डिग्री और दूसरा एफ आई आई डैश, तो एफ आई आई डैश इसमें भी एक 90 डिग्री। अच्छा ये कोण क्या है बेटा, दोनों में कॉमन है, बराबर हो गया। और ये कोण और ये कोण, वो वाला कोण नहीं बेटा, ये कोण, बात समझ में आ रही है, ये कोण और ये कोण संगत कोण, ये भी क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो समकोणिक हुआ तो समरूप हो गया। इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या करो, बराबर करा दो। तो एन, एन, अब बड़े वाले त्रिभुज में आपने एन लिया तो छोटे वाले त्रिभुज में इसके संगत भुजा क्या होगी, आई आई डैश। इस कोण के सामने की भुजा, देखो इसी कोण के सामने की भुजा होती, इसी कोण के सामने की भुजा होगी आई आई डैश। इसको तेजी से समझा रहे हैं क्योंकि आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अब देखना दूसरी भुजा ले लो, तो एफ एन क्या ले लें, बड़े वाले त्रिभुज का ही लेंगे अंश में यहाँ भी। अब एफ एन के संगत छोटे वाले त्रिभुज में भुजा बताओ, एफ, सब कुछ आप ही लोग बता रहे हो है ना, ये वाला कोण संगत कोण के सामने की भुजा एफ एन था, तो यहाँ भी संगत कोण के सामने की भुजा एफ आई। अब डायग्राम में आप देखोगे आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होगी, तो ए एन बराबर ओ डैश, ए एन बराबर ओ डैश, आयत के आमने सामने की भुजा। तो यहाँ पर ए एन की जगह क्या लिखोगे, ओ डैश बटे आई आई डैश बराबर एफ एन बटे एफ आई, ओ डैश अपान आई आई डैश इक्वेशन फर्स्ट से सी ओ अपान सी आई। तो जहाँ पर ओ डैश बटे आई आई डैश है वहाँ पर सी ओ अपान सी आई बराबर एफ एन। ध्यान देना बेटा, अगर एपर्चर क्या हो, स्मॉल हो, जो इसका दर्पण का द्वारक है ये यम एम डैश, ये क्या है बहुत छोटा होगा। अगर बहुत छोटा होगा तो बिंदु ए क्या होगा बेटा, कहीं पी के बहुत समीप होगा, और वहां से जब लंब डालोगे तो एन क्या होगा, पी पर ही आ जाएगा, यानी पी के बहुत समीप आ जाएगा। तो चाहे आप एफ एन बोलो चाहे आप एफ पी बोलो, लगभग लगभग दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर दर्पण का द्वारक छोटा है तो एफ एन जो होगा बेटा लगभग एफ पी के बराबर होगा। कब, द्वारक क्या है, छोटा है, ऐसे आप समझ जाना। तो जहां पर एफ एन लिखे हो वहां पर क्या लिखेंगे, एफ पी और बटे एफ, इसके बाद आप सब जानते हो सेम कॉन्सेप्ट। इसकी वैल्यू तो आपको पता होगी, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको चेंज कर लेंगे। बात समझ में आ रही है, कैसे चेंज करेंगे, आपको सी ओ चाहिए, सी ओ कहाँ है बेटा, ये और ये तो पता नहीं डायरेक्ट हमको, लेकिन P से O तक और P से C तक पता है। P से O तक यानी P से ऑब्जेक्ट तक की दूरी, बोलो U से लिखेंगे है ना, वस्तु तक की दूरी हो गई, और दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी R। तो मैं बना दे रहा हूँ, यही लिख दे रहा हूँ, ये डिस्टेंस क्या होगी बेटा, U के बराबर, और बाईं ओर है तो माइनस। बात समझ में आ रही है, ऐसे तो मेजर करते हैं परिपाटी के अकॉर्डिंग। और यहाँ से देखना बेटा, P से C तक की डिस्टेंस R, और कैसा होगा बेटा, प्लस, क्योंकि दाईं ओर है, x अक्ष की धनात्मक दिशा, दाईं ओर और ऊपर प्लस, बाईं ओर और नीचे माइनस, इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया दो चीज। अब इसको दो भागों में तोड़ लेना, OC को हम लोग क्या लिखेंगे, OP प्लस PC, बात समझ में आ रही है, और वैल्यू पुट कर देंगे। अब क्या बच रहा है, CI का मतलब ये डिस्टेंस CI, यही दूरी तो चाहिए बेटा, और ये आपको पता नहीं है। एक काम करिए, पूरी दूरी तो पता है ना R, पूरी दूरी पता है, और पूरी दूरी में से अगर हम इतना दूरी घटा दें FI PI, क्या P से I तक की डिस्टेंस, ये तो P से इमेज तक की डिस्टेंस को आप किससे लिखते हैं, B से, और किधर की ओर बन रहा है, दाहिने हाथ की ओर, तो प्लस, ठीक है। आप करना क्या, पूरी दूरी यानी R में से, किस में से, R में से B को घटा देना, क्या मिल जाएगा, इतना ही तो मिल जाएगा, और यही तो है आपका IC, लिख लोगे, कोई डाउट। अब इतना तो रीजनिंग लगानी पड़ेगी है ना। और FI, चलो FI भी देख लेते हैं कहाँ है, ठीक है बेटा। FI का मतलब आपसे ये पूछ रहा है, ये I है और ये F है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना है,
कोई बात नहीं, हमको पूरी दूरी तो पता है ना, P से लेकर F तक, P से लेकर F तक क्या होगी फोकस दूरी, और स्मॉल f कैसा होगा प्लस में, दाहिनी ओर मेजर करोगे तो F में से क्या करना है आपको, ये घटा देना है। देखो पूरी दूरी में से यानी F में से B को घटाओगे तो ये वाली दूरी मिल जाएगी, और यही तो है FI, ये आपको चाहिए मिल जाएगा। वैल्यू पुट के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, और उसके बाद आप जानते हो UBF से क्या करना, भाग करना, लास्ट में आंसर आपका आ जाएगा वही, क्या आएगा 1/F इज इक्वल टू 1/B प्लस 1/, या फिर 1/U प्लस 1/। ये कभी ऐसे नहीं पूछता कि उत्तल दर्पण के लिए UBF में संबंध या फिर अवतल दर्पण के लिए UBF में संबंध, वो गोलीय दर्पण के लिए पूछता। तो दोनों में से चाहे जो कर दो, हालांकि मैंने आपको दोनों समझा दिया है, चाहे जो आए आप कर ले जाओ, ठीक है। और ये कौन सा प्रतिबिंब बेटा, आभासी। ऐसे आप अवतल दर्पण में भी आभासी लोगे तब भी वही आएगा। कोई डाउट? तो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ें, ठीक। हाँ बेटा, आप हेडिंग बनाओगे लीनियर मैग्निफिकेशन, हेडिंग बनाओ बेटा। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा रेखीय आवर्धन, और इसको इम्पोर्टेंट लिखना बेटा, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है और थियरी भी आती है, पूछी जाती है। बात समझ में आ रही है? और याद रखना ये केवल आपके बोर्ड के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल बहुत आता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, और जहाँ पे भी डाउट होगा तुरंत पूछना। क्लियर? अब आवर्धन ना लिख के मैंने रेखीय आवर्धन लिखा है, इसका मतलब और भी आवर्धन होता होगा, है ना? वो सब हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे बताएंगे। अभी हेडिंग बना ली, तो पहले तो इसकी आप परिभाषा लिखिए एक लाइन में, फिर इसको समझाता हूँ। चलो लिखो। तुम्हारे पास कुछ नहीं बेटा? अगर कुछ ना हो तो मैं मंगाऊं। लिखो, दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई। लिख लिया बेटा? अब ध्यान देना, प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग सपोज कर लेंगे कोई संकेत, मान लेना आई, ऐसे ब्रैकेट में लिख लो आई, ठीक है? इमेज, हाँ तो लिख लो आई। तो मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई आई, तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन, वस्तु की लंबाई को ओ लिख लेना ब्रैकेट में बेटा, वस्तु की लंबाई को मान लेना ओ, क्या मान लेना ओ, के अनुपात को लिख लें, के अनुपात को रेखीय आवर्धन, और ब्रैकेट में लिख लेना स्मॉल m। रेखीय आवर्धन को किससे लिखेंगे? स्मॉल m, मैग्निफिकेशन। लिख लिए? रेखीय आवर्धन स्मॉल m। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जिनका छूटा होगा लिख लेना। दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को रेखीय आवर्धन स्मॉल m कहते हैं। लिख लिए?
अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार बेटा इसका फार्मूला अगर हम लोग लिखें तो रेखीय आवर्धन का मतलब स्मॉल एम, ध्यान देना, और वो बराबर किसके होगा, प्रतिबिंब की लंबाई, किसके बराबर, प्रतिबिंब की लंबाई आई बटे वस्तु की लंबाई ओ, यही तो फार्मूला हुआ बस। तो ये लेंथ ऑफ इमेज और अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और एम क्या है बेटा, मैग्निफिकेशन, ये इसका फार्मूला होगा। क्लियर बात, कोई डाउट, ठीक है। अब इसमें एक बात समझने वाली है, क्या ऑप्शनल में आ जाता है ऐसे ही कि अगर मान लीजिए कोई कह दिया कि कहीं पे आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, उसके लिए रेखीय आवर्धन होगा धनात्मक ऋणात्मक, बात समझ में आ रही है, ऐसे पूछेगा 0 या 1, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो क्या बताएंगे हम लोग, तो उस बात को आप समझ लीजिए पहले। यहाँ पर ऐसे सबसे पहली बात बेटा समझना, यदि आई क्या हो, बड़ा हो ओ से, आई क्या है, लेंथ ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो, ऑब्जेक्ट की लंबाई से बड़ी हो, बात समझ में आ रही, तो आप समझना ये ज़्यादा होगा, आई क्या होगा ज़्यादा, जैसे मान लो 4, और ओ क्या होगा, कम होगा, जैसे मान लो 3। आप देख पाओगे हमेशा 1 से बड़ा आएगा, अगर अंश बड़ा है हर से तो भाग करोगे तो हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, बात समझ में आ रही है, यही होगा ना। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर देन, तब m जो होगा बेटा, i अपॉन ओ का मतलब m हुआ ना, इज ग्रेटर देन 1, ये छोटी चीज़ें हैं, क्लियर। दूसरा देखना, अगर कह रहा है i इज लेस देन ओ, देन ध्यान देना बेटा, जो इमेज की लंबाई है वो ऑब्जेक्ट की लंबाई से कम है, मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन में पूछ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग समायोजित करो इसको, आई क्या है, कम है, यानी अंश क्या है, कम है, और हर क्या है, ज़्यादा है, भाग करोगे तो क्या आएगा, 0 कुछ, यानी कि हमेशा 1 से छोटा, हमेशा 1 से छोटा आएगा, अगर ये कंडीशन है। तो इस दशा में m क्या हो जाएगा बेटा, इज लेस देन 1, क्योंकि इसी के बराबर तो m है, आई अपॉन ओ के बराबर ही तो m है, तो अगर ये 1 से छोटा हुआ तो ये भी क्या होगा, 1 से छोटा, बात समझ में आ रही। तीसरा कंडीशन बेटा, अगर I इज इक्वल टू ओ, सी पर मान लो आपने वस्तु रखा वक्रता केंद्र पर अवतल दर्पण में, बात समझ में आ रही है, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही तो बनेगा और लंबाई में बराबर होगा, बात समझ में आ रही है, ये चीज ध्यान देना। तब I बराबर ओ हो गया, अगर वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के क्या हो गई, बराबर हो गई, तो आप याद रखना देन m इज इक्वल टू 1। लेकिन अभी एक चीज़ और बता रहा हूँ, चलो जैसे यहाँ पे 3/3 हो गया तो काटेंगे किसके बराबर है, 1 के बराबर है, लेकिन एक चीज़ और समझिए आप, फॉर रियल इमेज, किसके लिए बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, किसके लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा, ऐसा ही तो है। तो आप समझना, मान लीजिए वस्तु इधर रखिए, इसका हेड ऊपर की ओर है, तो प्रतिबिंब बनेगा तो उसका हेड, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसा आएगा, प्लस में, क्योंकि आप ऊपर की ओर मेजर करोगे ना, बात समझ में आ रही है, ये ऑब्जेक्ट की लंबाई है बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक प्लस में आएगा, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे ही तो मेजर करोगे, ओ होगा मूल बिंदु, ये एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन और ये वाई अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन और ये एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन और ये वाई अक्ष की, प्रत्येक दूरी हम लोग क्या करेंगे, यहीं से मापेंगे, और ये क्या होगा, दर्पण का ध्रुव P होगा, यानी ध्रुव से मापेंगे। तो जब ध्रुव से ऊपर की ओर मेजर करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, और ध्रुव से नीचे की ओर मेजर करोगे तो क्या होगा, तो इमेज की जो लंबाई आएगी बेटा वो कैसी होगी, नेगेटिव आएगी, नहीं आएगी। और जब आप इसमें पुट करोगे तो m इज इक्वल टू आई की जगह पर माइनस आई, ओ की जगह पर प्लस ओ, आई अपान ओ क्या है, मैग्निफिकेशन, और चिन्ह कैसा आ रहा है, माइनस। तो आप याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक
प्रतिबिंब के लिए m इज इक्वल टू नेगेटिव, हमेशा ऋणात्मक है। तो अगर अवतल दर्पण में, ध्यान देना, अवतल दर्पण में C पर रखा हुआ इमेज है, वो ऑब्जेक्ट है, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा ना। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ये भी याद रखना। प्लस आएगा माइनस आएगा वो आपको याद रखना है, इसीलिए मैं दोनों तथ्य बता रहा हूँ। क्लियर। और छोटी छोटी चीज़ों का बहुत मायने रखता है ऑप्शनल में, वहाँ पे आपको +1 भी मिलेगा और -1 भी मिलेगा। तो आप देख के तुरंत पहला ऑप्शन मिलेगा +1, तुरंत मार देना प्लस, है ना। थोड़ा वेट करना, चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन पढ़ना। अगर -1 है तो हम -1 पहले लगाएंगे, नहीं होगा तब हमारे पास मजबूरी होगी +1 कर देंगे, उसने साइन को नहीं दिया। ठीक है। एक चीज़ याद रखना, इसका मात्रक क्या लेंगे बेटा, मैग्निफिकेशन का मात्रक। सोने जा रही थी, जगा दिए इसको, बताओ बेटा, नहीं पता, होता ही नहीं तो पता कैसे होगा। ये प्रतिबिंब की लंबाई मान लो मीटर ले लिए, ऑब्जेक्ट की लंबाई मीटर, कोई मात्रक होगा, नहीं होगा। तो ये भी याद रखना, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं, यूनिट भी नहीं। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बोले फॉर वर्चुअल इमेज, ध्यान देना बेटा, आभासी प्रतिबिंब के लिए, तो आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, कैसा बनेगा, यानी इसकी मुंडी भी क्या होगी, ऊपर की ओर, ऐसे कहीं बन रहा होगा। स्थिति को हम लोग नहीं डिफाइन कर रहे हैं, बस ऐसे लिख दे रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट की लंबाई धनात्मक, तो इमेज की लंबाई भी, अगर मान लो नीचे की ओर ऑब्जेक्ट रखे हो, ध्यान देना, तो वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो इमेज भी क्या बनेगा, नीचे की ओर, ये भी कैसा होगा, नेगेटिव। तो अगर आप इस पे रखोगे तो चाहे -i/- हो रखो तब भी प्लस आएगा, और चाहे आप i/o रखो तब भी प्लस आएगा। नहीं समझ में आया, आया, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर आभासी प्रतिबिंब है तो उसके लिए मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगा, धनात्मक, क्योंकि सीधा बनेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट प्लस है तो इमेज भी प्लस, और अगर ऑब्जेक्ट माइनस है तो इमेज भी, तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस ही आएगा। इतने में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ बेटा, बोलो। आज मैं इसको खत्म कर देना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ना होगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें, आगे चलें। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला प्राप्त करेंगे गोलीय दर्पण के लिए। देखो, देखना बेटा, रेखीय आवर्धन की परिभाषा हमेशा यही होगी, इमेज की लंबाई बटे ऑब्जेक्ट की लंबाई, चाहे गोलीय दर्पण होगा चाहे लेंस होगा। बात समझ में आ रही है ये चीज। बस उसके लिए सूत्र हम लोग अलग अलग प्राप्त करेंगे, यू वी एफ और सारे टर्म में। देखो कैसे, तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाना है यहाँ पर, फार्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर, किसके लिए कर रहे हैं बेटा, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के लिए। किसके लिए, गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र। क्लियर। ये चीज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। गोलीय दर्पण का मतलब बेटा ध्यान रखना, चाहे अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण, दोनों के लिए एक ही होगा। बार बार हम लोगों को सबकी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं। डेरिवेशन स्टार्ट किया जाए, चलो। क्या बात है ओम प्रकाश, कोई डाउट है तो बतिया कह रहे हो भैया। हाँ, उसको ज़्यादा परेशान मत करो, नहीं कि धरना देना स्टार्ट किया तो क्लास सब बंद हो जाएगी, है ना। आप लोग का बहुत हो गया, जब तक मैं नहीं बोल रहा हूँ तब तक कुछ भी बोले जा रहे हो। चलो, एक गोलीय दर्पण ले लीजिए बेटा। सपोज करना हमारे पास ये अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण, और अगर ये अवतल दर्पण है तो कलैया पॉलिश किधर करेंगे, हाँ, उभरे हुए तल पे कलैया पॉलिश कर देंगे। तो
अगर ये अवतल दर्पण है बेटा तो उभरा हुआ तल पर कलैया पॉलिश होगा, और दबा हुआ तल कैसा होगा, परावर्तक होगा। यहाँ भी ध्यान दे दिया करो, नहीं नहीं यहाँ कभी कभी देते हो। चलो अगर हम बात करें इसके ध्रुव की, तो ध्रुव किसे कहते हैं बेटा, बोलो आप बताना, आप लिख रही हो। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। तो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु यहाँ कहीं ले लेंगे, ऐसे होगा। दबा हुआ तल क्या होगा, परावर्तक होगा, उसका मिड पॉइंट जो होगा मध्य बिंदु वही क्या होगा बेटा, ध्रुव होगा। अब अगर आप साइड से देखोगे तो आपको ये एक लाइन दिखेगा, तो इसीलिए दर्पण ऐसे है बेटा, आपको एक लाइन दिख रहा है, बगल से देख रहे हो। चलो ये तो हो गया पी। और ये जो आपका गोलीय दर्पण है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है बेटा, उसके केंद्र को हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ कहीं होगा। बात समझ में आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब ये समझ में आएगा आपको, है ना, ध्यान से पढ़ना, जहाँ नहीं आएगा पूछना। सी और पी को मिलाने वाली लाइन क्या होगी, बना दीजिए। हाँ कौन बतिया रहा है, इधर बतिया रहे, हमको लगा पालक बतिया रहे। कोई बात नहीं, जो बात कर रहा होगा सजा भी उसी को मिलेगा। ये हो गया आपका ध्रुव पी। चलो और सी और पी का मिड पॉइंट क्या होगा बेटा, मुख्य फोकस एफ। कोई दिक्कत, एक कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, तभी तो ऑब्जेक्ट की लंबाई बताओगे। सपोज करना ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है यहाँ, अब यहाँ ऑब्जेक्ट को ओ डैश मत मानना, ओ को हम लोग क्या मान लिए हैं, ऑब्जेक्ट की लंबाई ना, तो कुछ और मान लो, ए बी मान लो। सपोज करना ये ऑब्जेक्ट है बेटा ए बी, क्या है ए बी। इसका इमेज की स्थिति फाइंड आउट करनी है अतुल, कैसे करेंगे बताओ। हाँ वही नियम लगा दो, तीनों में से कोई दो, कौन सा लगाएं, पहला वाला मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष यही तो है, सी और पी को मिलाने वाली रेखा, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। अच्छा अभी ले चल रहे हैं, ठीक है बेटा। ये इस बिंदु का हम लोग, इस बिंदु का प्रतिबिंब ढूंढ रहे हैं अभी, है ना, हेड का। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर ऐसे जाएगी, ठीक है। ये एरो से ऐसे हम लोग बना देंगे, यहाँ पर टकराएगी, टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी, पहला नियम हो गया। तीसरा लगा दें, तीसरा का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट आएगी। और आप सब जानते हो बेटा, परावर्तन के पश्चात चाहे ये वाली प्रकाश की किरण चाहे ये वाली, जहाँ पर मिलेंगी एक दूसरे से, तो यही मिलेंगी, वहाँ पर इस बिंदु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे सभी बिंदु का प्रतिबिंब हम लोग मान लेंगे समिति के कारण। तो यहाँ पर आप इमेज ऐसे इसका बता सकते हो कि यहाँ पर इसका इमेज इस तरीके से बनेगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये क्या है बेटा, इस बिंदु को मान लेना, ये ए था तो ए डैश मान लेना, बिंदु ए का प्रतिबिंब ए डैश, बिंदु बी का प्रतिबिंब जो है वो बी डैश। कोई डाउट नहीं, होना भी नहीं चाहिए। और ये क्या है बेटा, तो ये फोकस है, क्या है, फोकस है। यहाँ तक रे डायग्राम सबको समझ में आया। अब एक
प्रकाश की किरण बिंदु P पर आपतित करा दूं। इसका थोड़ा कलर भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ। कहाँ पर? P पर। आप कहोगे सर ये नियम तो हम लोग को बताया नहीं। कोई बात नहीं है, जरूरी थोड़ा है नियम से ही बताया जाए। कुछ व्यवहारिक रूप से समझिए, ध्यान देना। अब इस बिंदु से चलने वाली कोई भी प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात उसी बिंदु पर मिलेगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि प्रतिबिंब का आप परिभाषा देते हो। प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, वो दूसरे बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण आप देखें कि इस बिंदु B' पर मिल रही है। बिंदु B से चलने वाली प्रकाश की किरण B' पर मिल रही है परावर्तन के पश्चात। तो अब कोई भी प्रकाश की किरण कहीं भी परावर्तित कराओगे, बात समझ में आ रही है? यहाँ से लेकर आए यहाँ, टकराने के पश्चात B' से ही होकर जाएगी। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया ना? ठीक है। तो ये वाली जो प्रकाश की किरण होगी यहाँ से टकराने के पश्चात B' से होकर जाएगी। बताना बेटा, ऐसा होगा ना? और इसीलिए इसको डॉटेड कर रहा हूँ, अपने मन से हम लोग खींच रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। ओके, रे डायग्राम आपका बनके एकदम तैयार हो गया। अब हम लोग कैलकुलेशन करके क्या करेंगे? फार्मूला प्राप्त करेंगे। अब इसमें दो त्रिभुज आप देखिए बेटा, कौन कौन सा? ध्यान दीजिएगा, PAB, ये वाला त्रिभुज जो अभी बाद में बनाए हो आप, PAB और PA'B', ये वाला त्रिभुज, दोनों के दोनों समरूप है कि नहीं है? तो आप बताओगे बिल्कुल है, लिखेंगे। ध्यान देना, डायग्राम में आप देख पा रहे हो ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल PA'B' आर सिमिलर। दोनों के दोनों सिमिलर हैं। कैसे बेटा? समझना यहाँ पे। चलो इसी से समझा देंगे। सबसे पहली बात, इसमें एक कोण क्या है बेटा? समकोण। बात समझ में आ रही? इसमें भी आप देखो एक कोण क्या है? सम। बात समझ में आ रही? अच्छा, परावर्तन के नियम से ये आपतित किरण है ना, और ये अभिलंब है कि नहीं है? C क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और P क्या है? गोलीय दर्पण पर स्थित बिंदु है। तो किसी भी गोले के केंद्र से उसको पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होगी, और त्रिज्या क्या होती है? पृष्ठ पर हमेशा लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो C क्या है? सेंटर, और P क्या है? पृष्ठ। पृष्ठ पर स्थित एक बिंदु है, तो C से P को मिलाने वाली रेखा क्या होगी? बिंदु P पर लंब हो गई। तो यही जो आपका मुख्य अक्ष है बेटा, यही लंब होगा। तो ये अभिलंब हो गया। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या हुआ? अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनाया गया कोण आपतन कोण होगा क्या बेटा? I। क्या होगा? I। आपतन कोण I हो गया। और ये परावर्तित किरण है, क्या है बेटा? टकराने के पश्चात इधर आई ना, और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण क्या होगा बेटा? परावर्तन कोण R। तो परावर्तन के नियम से I बराबर R, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। दो कोण बराबर हो गया, एक 90 डिग्री का और दूसरा I बराबर R से। तीसरा यही दोनों कोण तो बन रहा है बेटा, एक ये और एक यहाँ पर ये दोनों बच रहा है। अच्छा, किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लेना बेटा, त्रिभुज के तीनों कोण, दो कोण बराबर हैं, तो X और Y, सॉरी बेटा, ध्यान देना। मान लेना ये कोण क्या था? 90 डिग्री वाला XX, दोनों में बराबर हो गया। और दूसरा वाला कौन सा था? YY, दोनों में बराबर हो गया। अच्छा, और तीसरा कोण मान लेना बेटा, पहले वाले त्रिभुज में Z था और दूसरे वाले में Z', और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों को मैंने जोड़ दिया है, और वो कितना आएगा?
180 डिग्री आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भैया? ये दोनों तो दोनों में बराबर है, बस तीसरे वाला ही तो देखना है कि बराबर है कि नहीं। तो उसको यहाँ पे देख लेते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करें अगर, तो जेड को रोकना बेटा, तो जेड बराबर यहाँ क्या है 180 डिग्री, और एक्स प्लस वाई प्लस में है, इधर आएगा एक्स प्लस वाई। अच्छा यहाँ पे जेड डैश रोकना बेटा, यहाँ पे क्या है 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई प्लस का इधर आएगा। देखो बराबर हुआ कि नहीं हुआ, जेड और जेड डैश दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर है। क्लियर? क्योंकि उनके तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता ही, तो 180 माइनस उन दोनों कोणों को घटा देना, उतना होगा। ठीक है, तो समकोणिक हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो अगर समकोणिक है तो समरूप होगा, बताओ, और समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। अब यहाँ पर हम लोग संगत भुजाएं कौन कौन सी लेंगे भैया? हमको रेखीय आवर्धन का सूत्र चाहिए। किसका चाहिए? यम बराबर क्या होता है आई अपान ओ, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई कौन है? ए डैश बी डैश, ये वाला भुजा हमको चाहिए अंश में, है ना। और उसके बाद ओ क्या है? ऑब्जेक्ट की लंबाई ए बी, ये हमको चाहिए हर में। पहले इसको सेट कर लो, नहीं तो अभी उल्टा सीधा करोगे 2-3 स्टेप और भागेगा, डेरिवेशन छोड़ा कर लो। तो संगत भुजाओं का अनुपात वही भुजा लेंगे जो हमको काम है। इसको वहां भेज दें। कौन सा आई? आई का मतलब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो छोटे वाले त्रिभुज का एक भुजा ले ले ए डैश बी डैश, बड़े वाले त्रिभुज में बेटा बताना उसके संगत भुजा कौन सा है? ए बी। पहले से ही याद करके रखिए कि अभी पूछेंगे तो बताएंगे। तो क्या होगा बेटा? देखो ये वाला कोण जो परावर्तन कोण है, इसके सामने की भुजा ए डैश बी डैश थी, तो आपको क्या नाम है इसका? आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होगा। इसके सामने की भुजा क्या है इसमें? ए बी। ये दोनों क्या है? संगत भुजाएं। तो यहाँ पर लिख देंगे ए। अब जो त्रिभुज में शेष दो भुजाएं बची हैं उनके संगत भुजाओं का अनुपात के बराबर होगा, कोई भी ले लो। तो जो हम जानते हैं वही लेंगे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा मत लेना, वो कर्ण है 90 डिग्री के सामने की भुजा ए से सी तक की दूरी आपको पता है, ना ही पता है और ना ही आपको चाहिए। बात समझ में आ रही है? हम क्या करेंगे, जो मुख्य अक्ष पर दूरी दी गई है उसको ले लेंगे। तो LHS में आप छोटे वाले त्रिभुज का भुजा ले थे अंश में, तो RHS में भी आप छोटे वाले त्रिभुज का ही भुजा लेंगे अंश में। तो छोटा वाला त्रिभुज कौन है? पी ए डैश बी डैश, यहाँ से ले लेना पी ए। क्या ले लेंगे बेटा? पी ए डैश, पी ए हो गया। अब आप बड़े वाले त्रिभुज में देखो उसके संगत भुजा, बिल्कुल सही भैया, इस वाले कोण के सामने की भुजा है, इस वाले कोण के सामने बी पी ए डैश था, तो इस वाले कोण के सामने की भुजा पी ए होगा। क्लियर है? लिख देंगे, बस डेरिवेशन खत्म। यहीं तक समझना था जो भी समझना। ठीक है, चलो देखिए वैल्यू पुट करेंगे बेटा। किसकी वैल्यू? ए डैश बी डैश की वैल्यू लेंगे, और फिर ए बी की वैल्यू ले लेंगे, उसके बाद पी ए डैश, और फिर ये सब वैल्यू आपको मिलेगा कहाँ? आप बताओगे रे डायग्राम में जाइए। कहाँ पे बेटा? हाँ, तो आरेख में हम लोग देखेंगे बेटा ए डैश बी डैश की वैल्यू कितनी है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही। देखो ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। क्या है बेटा? प्रतिबिंब की लंबाई को आप किससे लिखते हो? आई से। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे आई। अब दूसरी चीज, ध्रुव कहाँ पर होता है बेटा? मूल बिंदु पर हम लोग मानते हैं। तो मूल बिंदु से नीचे की ओर मापी गई दूरी क्या लेते हो? ऋणात्मक। क्या लेते हैं? तो आप देखो ये नीचे की ओर मापी गई दूरी है, इसको ले लेंगे माइनस। कोई डाउट? दूसरा क्या है? ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी होगी आप बताओ? ओ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की लंबाई को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? ओ से। और दूसरी चीज ये मूल बिंदु, क्या नाम है? मूल बिंदु का मतलब ध्रुव, ध्रुव से ऊपर की ओर मापी गई दूरी है, तो इसको हम लोग क्या लेंगे? प्लस, क्योंकि ये वाई अक्ष के धनात्मक दिशा में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। क्लियर है बात? कोई डाउट है? तीसरा बेटा पी ए डैश, पी ए डैश, वेरी गुड।
यानी कि ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी b से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा? और बाईं ओर है, इधर की ओर तो माइनस लेना। ऐसे ही क्या बचा? पी ए, बिल्कुल सही, ध्रुव से ऑब्जेक्ट तक की दूरी यू से, और बाईं ओर मापी गई है तो माइनस। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हुई इसमें, और होनी भी नहीं चाहिए, इतने अच्छे से जो पढ़ रहे हो। इसके बावजूद भी अगर होगा दिक्कत तो इतना समझाने क्या मतलब? थोड़ा सा चलो वैल्यू पुट करें, ध्यान देना। ए डैश बी डैश की जगह पर माइनस है, बटे ए बी की जगह पर ओ प्लस रखने की क्या जरूरत है? पी ए डैश और पी ए की जगह अब माइनस से माइनस हटा दें, है ना, आई अपान ओ आपको मिल गया। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बट m इज इक्वल टू किसके बराबर होता था? आई अपान ओ, इसी के बराबर तो होता था। और यहाँ आप देखो आई अपान ओ के बराबर क्या आया? b अपान माइनस ए। तो माइनस एक से अंश और हर में गुणा करोगे तो माइनस ऊपर भी आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं m बराबर आई अपान ओ, और ये किसके बराबर है बेटा? आई अपान ओ किसके बराबर है? तो माइनस बी अपान यू। तो ये बेटा आपके गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? द्वितीय स्टेप में तो डेरिवेशन हो गया, बस केवल समझाने में टाइम लग रहा है। तो अगर आप लोग जानते हो तो इसका डेरिवेशन बहुत छोटा है। क्लियर? अब यहीं पे आराम करने नहीं लगना है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आता है तो जरूरी नहीं है यू और बी के टर्म में ही आपको दे, या फिर इमेज की लंबाई और वस्तु की लंबाई के टर्म में ही आपको दे। हो सकता है फोकस दूरी के टर्म में भी दे, ऐसा भी तो हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो उसको हम लोग देख ले रहे हैं कि अगर फोकस दूरी के टर्म में दिया तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फार्मूला रटना है, फार्मूला बस केवल यहीं तक। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट याद रखने, तरीके याद रखने कि कैसे हम चेंज करेंगे। क्लियर? क्योंकि बहुत सारा फार्मूला हो जाएगा तो हम लोग भी याद नहीं कर। चलो दूसरा देख लो बेटा। बतियाओ मत, ध्यान देना। हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं? तो सबसे पहले चीज आप बताओगे m का सूत्र। हम लोग m का सूत्र ज्ञात करेंगे किसके पद में बेटा? f के पद में, फोकस दूरी के पद में। कोई दिक्कत है? चलो बेटा ध्यान देना। तो हम लोग यम का सूत्र ज्ञात करेंगे एफ के पद में। क्लियर? ठीक। पहला देखना, इसके दो फार्मूले आपको मिलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि हम सब लोग जानते हैं बेटा 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान यू प्लस 1 अपान बी। क्लियर? अब आपको किसके टर्म में चाहिए? एफ तो कॉमन रहेगा, एफ तो रहेगा ही। यू के चाहिए कि बी के चाहिए? जिसमें चाहिए उससे गुणा करा दो। मान लो आपको न्यूमेरिकल में दे दिया वस्तु तक की दूरी और फोकस दूरी, तो यू और एफ चाहिए, तो यू से दोनों पक्षों में गुणा करा देना। मान लो आपको प्रतिबिंब के लिए दिया, प्रतिबिंब की दूरी दे दिया ध्रुव से, और आपको फोकस दूरी दे दिया, तो आप बी से गुणा करा देना, बस फार्मूला मिल जाएगा। बहुत ही आसान है। तो इसमें क्या करिए, आप बी से दोनों पक्षों में पहले गुणा करा दीजिए। तो बी से गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा क्या बेटा? बी अपान एफ बराबर यहाँ बी अपान यू प्लस बी अपान बी। आपने किया क्या है? तो बी से गुणा करा दिए। अच्छा, बी से बी कट जाएगा, यहाँ बेटा एक बचेगा ना। हमको चाहिए क्या? बी अपान यू ही तो चाहिए, बी अपान यू, लेकिन माइनस में। अगर हमको माइनस बी अपान यू मिल जाए तो आवर्धन के बराबर होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे बी अपान यू प्लस में है, इसको LHS में ले आओ, माइनस बी अपान यू मिल जाएगा। और यहाँ क्या बचा था? 1, और ये प्लस में था, उधर भेज देंगे बी अपान एफ। कोई डाउट? बटे एक कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे,
चूंकि माइनस बी अपान यू किसके बराबर है, एम। यही तो अभी प्रूफ किया। तो जहाँ पर माइनस बी अपान यू लिखा है वहाँ पर हम लोग एम लिख देंगे, और एम बराबर होगा क्या, एफ का गुणा एक में कराएंगे एफ, माइनस एक का गुणा बी में कराएंगे वी, अपान एफ का एक में कराएंगे एफ। तो ये फार्मूला मिल गया अभी तक। देखो आप किससे गुणा कराए थे, बी से, तो बी और एफ के टाइप का फार्मूला मिल गया उसके टर्म में। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे आपको चेंज, दो ही स्टेप तो है, आपको समझा रहा हूँ तब दो स्टेप है, आप लोग कैलकुलेट करोगे तो एक के स्टेप में, ठीक है ना। बी से गुणा करा के बस न्यूमेरिकल सॉल्व कर देना। ऐसे ही अगर मान लो यू के टर्म में आ रहा है तो सेकंड नंबर आप क्या करोगे, यू से दोनों पक्षों में गुणा करा देंगे। लिखेंगे चूंकि 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान यू प्लस 1 अपान बी। यही तो होता है, गुणा कराना बेटा यू से दोनों पक्षों में, तो यू अपान एफ बराबर यू अपान यू प्लस यू अपान बी। आपने किया क्या है, यू से गुणा। अच्छा, तो यू से यू कट जाएगा, एक बचेगा। हमको बी अपान यू चाहिए, वो तो दिख नहीं रहा लेकिन यू अपान बी दिख रहा है, उसी से काम चलाओ अभी, और वो भी माइनस में चाहिए, तो यू अपान बी प्लस में इधर ले आओ, तो माइनस यू अपान बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ क्या बचा, एक, और ये प्लस का उधर भेज दो, माइनस यू अपान एफ। हमको यू अपान बी नहीं चाहिए, हमको बी अपान यू चाहिए, तो विलोमानुपात लगाना होगा। उसके लिए पहले इसको सही करो, बटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, माइनस यू अपान बी इज इक्वल टू एफ का एक में होगा एफ, और माइनस एक का यू में होगा यू, बटे एफ का एक में होगा एफ। अब विलोमानुपात लगा दो, तो LHS को भी पलट दो और RHS को भी पलट दो। बात समझ में आ रही है। तो विलोमानुपात से माइनस बी अपान यू बराबर होगा किसके, एफ अपान एफ माइनस यू। अच्छा, माइनस बी अपान यू किसके बराबर है, इसलिए एम इज इक्वल टू एफ अपान एफ माइनस यू। बताओ बेटा, ये बात समझ में आई, कोई डाउट?